Good morning, student. Today we will start new lesson chemical reaction and catalyst. In our life, many chemical incident happens. Uh, Chemical incident happens every day in which substance change their forms. Change are include physical or chemical change. These change are called physical and chemical change. Physical and chemical change in some substance on removing the cause of change, again initial substance is obtained. अगर हम चेंज का कारण हटा दें तो वो वापस से इनिशियल फॉर्म में आ जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, आइस मेल्ट होकर वाटर में बदल जाती है और वाटर फ्रीज होकर किस में बदल जाता है? आइस में बदल जाता है. तो यहाँ पर आपने देखा कि चेंज का कारण जैसे ही हटता है वैसे ही इनिशियल सब्सटेंस मिल जाता है. Where on the other side, some change are such in which composition of substance gets changed and new substance are formed. These change are called chemical change. कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बन जाता है ड्यू टू चेंज द कंपोजिशन. ठीक है. एंड चेंज इज परमानेंट एक्चुअली. तो इस तरह की चीज़ों को हम सिंपली केमिकल चेंज कह देते हैं. अब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं फिजिकल चेंज. अब हम फिजिकल चेंज पढ़ेंगे. These are the changes in which physical property and state of substance change, but their chemical property do not change on removing the cause of change. Again, initial state is obtained like water. H2O in liquid state, on heating gaseous state vapor is formed, and on cooling solid state ice H2O is formed. देखो बच्चों, इसमें एक बहुत ही एक एग्जांपल दिया हुआ है. आइस H2, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? H2O. और ये किस फिजिकल स्टेट में? सॉलिड फिजिकल स्टेट में है. जब हम इसको हीटिंग करते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट. इसका भी केमिकल कंपोजिशन क्या है? H2O. जब हम इस लिक्विड स्टेट को वापस से गर्म करते हैं तो ये वाइपर बन जाती हैं और इस समय सब्सटेंस गैसियस स्टेट में आ जाता है. इस समय भी अगर इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो क्या है? H2O. अब वापस से अगर इस गैस को हम कूल करें विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन तो ये लिक्विड में बदल जाता है, और लिक्विड को और कूल करें तो ये वापस आइस में बदल जाता है. अल्टीमेटली आपने देखा कि अगर हम चेंज का कॉज ऑफ चेंज अगर हटा दें तो हमें वापस से वही सब्सटेंस मिल जाता है. एक्चुअली these are known as a physical change. Physical change is a temporary change actually. Understand? तो ये एक टेम्परेरी चेंज है. ठीक है. ये करेक्टरिस्टिक हुआ. फिजिकल जो चेंज होंगे वो टेम्परेरी होंगे. ठीक है, नंबर 1. और कॉज ऑफ रीजन हटाते ही सब्सटेंस अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाता है. और दूसरा, केमिकल चेंज एज इट इज़ बना रहता है. जैसे H2 आपने देखा आइस के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो H2O है. लिक्विड स्टेट में वाटर है, उसका भी केमिकल कंपोजिशन H2O है. गैसियस स्टेट में वाटर वेपर, उसका भी केमिकल कंपोजिशन क्या है? H2O. तो केमिकल कंपोजिशन नॉट चेंज इन फिजिकल
changes. Magnet formation by iron, sugar dissolved in water, etc. are other examples. तो ये कुछ एग्जाम्पल और हैं, इनमें भी क्या होता है, फिजिकल चेंज देखने को मिलता है. जैसे जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, शुगर डिजोल्व इन वाटर. हम जैसे ही शुगर को डिजोल्व करते हैं वाटर में, वो डिजोल्व हो जाती है. और अगर वापस से हम इसे ऑपरेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वी विल हीट द शुगर सॉल्यूशन. तो क्या होगा, वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा और हमें शुगर वापस से मिल जाएगी. तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है. प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंज. नंबर 1, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस लाइक स्टेट, कलर, स्मेल एटसेट्रा चेंज. फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जो हमें दिखाई दे रही है, ये मान के चलिए. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक स्टेट, कलर, स्मेल, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, यानी कि बाहर से कैसे दिख रहा है कोई, तो ये फिजिकली प्रॉपर्टी में आ जाती है चीज़ें. नंबर 2, ऑन रिव्यूइंग द कॉज ऑफ चेंज. ऑन रिव्यूइंग द कॉज ऑफ चेंज अगेन इनिशियल सब्सटेंस ऑफ टेंट. अगर हम वो चेंज जिनमें हम कॉज ऑफ चेंज अगर हटा दें, रिमूविंग कर दें, तो हमें अगेन वही सब्सटेंस मिल जाता है, इनिशियल सब्सटेंस. तीसरा, फिजिकल चेंज के अंदर जो प्रॉपर्टी है, दिस चेंज इज ए टेम्परेरी. ये टेम्परेरी चेंज होते हैं. जैसे अभी आपने देखा, आइस से लिक्विड वाटर बन गया और लिक्विड वाटर से वापस से हम आइस बना सकते हैं. जैसे फ्रिज में हम देखते हैं, हम लिक्विड वाटर रखते हैं फ्रीज़र के अंदर, आफ्टर सम टाइम इट विल बी फ्रीज एंड कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट, आई मीन टू से आइस में चेंज हो जाता है. और आइस को हम बाहर निकाल के रख दें तो क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इट विल बी मेल्ट इनटू लिक्विड स्टेट. फोर्थ, न्यू सब्सटेंस इज नॉट फाउंड. यानी कि नो न्यू सब्सटेंस इज मीट. नया सब्सटेंस नहीं बनता है. आपने देखा, आइस का केमिकल कंपोजिशन H2O, लिक्विड वाटर का केमिकल कंपोजिशन H2O, और वाटर वेपर का केमिकल कंपोजिशन H2O. तो इसके अंदर नया सब्सटेंस नहीं बनता है. ठीक है बच्चों. केमिकल चेंज. These are change in which chemical property and composition of substance changes and new substance is formed. When chemical change occur, it is not necessary that on reviewing the cause of change, again initial substance is obtained. Example, on burning coal, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड. बच्चों, केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होते हैं, नंबर 1. नंबर 2, ये वो चेंज है जिसमें चेंज होने के बाद जो रिमूविंग ऑफ कॉज है वो हटने के बाद भी हमें इनिशियल सब्सटेंस नहीं मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल, किसी भी कोल को जलाने के, कोयले को हम जलाएं तो इट विल कन्वर्ट इनटू गैस कार्बन डाइऑक्साइड. अब वापस से उसे हम नहीं ले सकते. जैसे कागज़ है, कागज़ को आप जलाएंगे, जलाने के बाद क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद उससे वापस से हम कागज़ को प्राप्त नहीं कर सकते. तो ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2. हियर व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट, then substance with new chemical composition, carbon dioxide is formed, and in this reaction coal can not be obtained again from CO2. It's very simple. coal क्या है, it is in a physical state, solid physical state. ठीक है. जब इसको हम गर्म किया तो दोनों रिएक्शन किया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से हम कार्बन को, यानी कि कोल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इट इज़ ए केमिकल चेंज. अदर एग्जांपल आर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क. आपने देखा होगा आपके घर में आपके मदर मिल्क से
कर्ड जमाती है, तो उसमें क्या करती है, मिल्क के अंदर थोड़ा सा दही डाल देती है। आफ्टर 1 or 2 आवर इट विल बी कन्वर्ट इनटू कर्ड। तो वहाँ पर अब दूध से दही जम चुका है, कर्ड जम चुका है, लेकिन कर्ड से वापस से मिल्क कभी भी नहीं बनता। ठीक है, आपकी मदर को आपने मिल्क से कर्ड जमाते हुए देखा होगा, लेकिन कर्ड से वापस से मिल्क बनाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये एक परमानेंट चेंज है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। जहाँ पर मिल्क के अंदर एक बच्चों शुगर मिलती है, लैक्टोज शुगर, और लैक्टोज शुगर कर्डिंग के दौरान क्या होता है, इट इज़ कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड उबल जाती है। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड वापस से लैक्टोज शुगर में नहीं बदल पाता है, तो इट इज़ ए परमानेंट चेंज, इट इज़ ए केमिकल चेंज। स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड वेजिटेबल, आपने देखा होगा जब कोई सब्जी वगैरह ख़राब हो जाती है एक लंबे समय बाद, तो वो वापस से फ्रेश नहीं होती है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा आयरन है, आयरन पर यदि आप पेंट करके नहीं रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम उसमें क्या हो जाती है, रस्ट यानी कि जंग लग जाती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज़ ए आल्सो ए केमिकल चेंज। प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल चेंज, नंबर 1, द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज completely different in chemical property and composition from the initial substance। तो इसमें केमिकल रिएक्शन होने से पहले इनिशियल सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन और आफ्टर केमिकल चेंज, आफ्टर कंप्लीट द केमिकल चेंज जो सब्सटेंस बनेगा उसका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। ठीक है, जनरली इनिशियल सब्सटेंस कांट बी ऑब्टेन्ड अगेन। जनरल वे में हम केमिकल जो चेंज होंगे उसके अंदर इनिशियल सब्सटेंस को वापस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दिस चेंज इज परमानेंट, ये एक तरह से परमानेंट चेंज है। फोर्थ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है बच्चों, अब एक नया टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। बच्चों इस केमिकल इक्वेशन में ये समझिए कि हम केमिस्ट्री को के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको सिंबॉलिक तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आपने 9th क्लास में काफ़ी सिंबल्स पढ़े हैं एलिमेंट्स के। आज वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से ये आपस में रिएक्शन करते हैं सब्सटेंस, और किस तरह से प्रोडक्ट बनता है, और उसको हम कैसे केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखें। In any chemical reaction, substances are represented by molecular formula and symbols. Then it is called chemical equation. Example, on heating carbon in presence of oxygen, carbon dioxide is formed. इसमें एक रिएक्शन दी हुई है, when carbon react with oxygen it gives carbon dioxide। इसको देखो इक्वेशन के रूप में लिखा है C+O2, एरो लगाया हुआ है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो है, और CO2 बन जाती है। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते थे, प्रोडक्ट CO2। ठीक है, जिसको हमने इस एरो के राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। इन दिस वे केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन शॉर्ट by the chemical equation. In chemical reaction, the substance that take part are written on the left hand side of arrow। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, एरो शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिएक्शन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हो रही है। आई मीन टू से इट इज़ ए फॉरवर्ड रिएक्शन। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एरो आर प्रोडक्ट विच आर द सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। आई मीन टू से आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी मेड। ठीक है,
तो यहाँ पर हमेशा राइट हैंड साइड में, एरो के राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट लिखेंगे और एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट लिखेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। स्टेप ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखें? नंबर 1, फॉर राइटिंग इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्टली reactant are written, then an arrow is made, then product are written. Number 2, when the number of reactant and product are more than one, then plus sign is written between them. बच्चों, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो हम उनके बीच में पॉजिटिव साइन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो हमने कैसे लिखा है इस केमिकल इक्वेशन को? कार्बन प्लस O2 इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड? नंबर 3, इन ए केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर फॉर्म नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक कंजर्वेशन लागू हो रहा है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि द मास इज नाइदर फॉर्म्ड नॉर डिस्ट्रॉयड, थस नंबर ऑफ एटम ऑफ reactant and product would be same on the both side of arrow after complete the reaction. रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम वो क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड है, फॉलो करती है केमिकल रिएक्शन। According to the fundamental law of chemical combination, in a chemical reaction, whatever be the mass of reactant, same product of same mass is formed. That means mass is conserved in complete reaction. मास हमेशा रिएक्शन होने के बाद भी कंजर्व रहता है, एज इट इज बना रहता है। It can also be understood as a total number of atoms of any element is same on the reactant and on product side, so it is necessary to balance the written equation. लेकिन हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं? इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बोथ साइड। केमिकल इक्वेशन इज सॉल्व बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। अभी आपको बताते हैं कैसे करेंगे। नंबर 5, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फर्स्टली द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए एक रिएक्शन दी हुई है C3H8 प्लस O2। प्रोपेन, व्हेन प्रोपेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इज इट क्लियर? अब यदि ध्यान से देखें हम तो हम देखेंगे कि इस पर मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन के कितने एटम है बच्चों? 3, ठीक है। यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है प्रोडक्ट के अंदर? 1। तो इसका मतलब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो बच्चों, अब इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करते हैं? हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब कार्बन बैलेंस हो गया। यहाँ कार्बन के एटम कितने हैं रिएक्टेंट में? 3, और यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने हैं? 3, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं।
ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, और यहाँ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम तो है ही, और 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितने हो गए 6 एटम हो गए ऑक्सीजन के। लेकिन यहाँ पर एक एटम और है, यानी टोटल 7 एटम हो गए। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई। तो अभी भी ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस है। तो आगे जब हम इसको बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इज बैलेंस, नाउ बैलेंस नंबर ऑफ H। तो यहाँ पर अब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया H2O को। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन देखते हैं कि ऑक्सीजन कितनी है। यहाँ पर 4 तो ऑक्सीजन ही हो गई एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम तो ये हो गए और 6 एटम ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 10 एटम। यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम आ गई, ऑक्सीजन के यहीं 2 एटम ही हैं। अब हम इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ बैलेंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द बोथ साइड। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। तो अब बच्चों ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो अब हम एक एक एटम को लेते हैं। ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हैं रिएक्टेंट में 10। यहां पर देखो बच्चों ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 6, यहां पर कितने हैं 4, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो एटम है वो 10 एटम है, इसलिए ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है या ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो क्या है बैलेंस्ड है। अब जरा हम कार्बन का देख लें। कार्बन यहाँ पर के कितने एटम है 3, यहाँ पर कार्बन कितने एटम है 3। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अंडरस्टैंड। 6, आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन वी रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर सॉलिड। अगर सॉलिड है तो S लिख देते हैं, लिक्विड है तो I लिख देते हैं, और गैस फॉर्म में है तो G लिख देते हैं। ठीक है। कभी कभी इसको हम अलग प्रकार से भी शो कर देते हैं गैस को। पहले ये देखिए, कार्बन क्या है सॉलिड, ब्रैकेट में S लिख दिया। ऑक्सीजन क्या है गैस, रिएक्शन हुआ तो क्या बनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ये किस फॉर्म में है गैसेस फॉर्म में, तो हमने इसको G लिख दिया। ठीक है। When the reactant and product are in a aqueous solution form, then aqueous is then AQ is written। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, आपने इसको पानी में डाला तो पानी क्या लिक्विड के रूप में, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो जो बना वो सॉल्यूशन के रूप में ही बना है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया AQ। 8, when reactant is reversible, that next बच्चों अभी आज अपन यहाँ तक ही करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।